everybody. I hope all are you doing great. This is Vani. Welcome back to my YouTube channel. आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सेशन लेकर आई हूँ जिसमें मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी होगी अपने एग्जाम्स में, बोर्ड्स में आपको कैसे आंसर लिखना होगा। जो कि बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज भी रहते हैं कि हमने पढ़ लिया बहुत बार है और रिविजन में हम बहुत बार दे चुके हैं, लेकिन हमें आंसर राइटिंग में हमारे मार्क्स डिटेक्ट होते हैं। प्री बोर्ड्स देकर आए हैं, उसमें भी बहुत सारे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, हमें टीचर मार्क्स ही नहीं दे रहे हैं। तो देखो ऐसा नहीं होता, टीचर मार्क्स नहीं दे रहे हैं। बात कहाँ होती है कि आपने आंसर राइटिंग कैसे प्रेजेंट किया है। प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने प्रेजेंट बहुत अच्छे से किया है तो टीचर मार्क्स नहीं काटेगा, कोई चांस ही नहीं बैठता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी कैसे आपको आंसर राइटिंग करना होगा। मैंने पूरा हैंड रिटन लिखा हुआ है कि कैसे, जैसे आप एग्जाम्स में लिख कर आओगे सेम मैंने वैसे ही बताया हुआ है, जैसे मैंने खुद अपनी कॉपी में खुद लिखकर आपको बताया है। पीपीटी नहीं बनाई है यहाँ पर, कॉपी में लिखकर बताया, जिससे कि आप उसको विजुलाइज कर सको कि जो ऐसे ही लिख कर आना है एग्जाम्स के अंदर। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपके पास ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, राइट। एंड यस, वन शॉट वीडियो सीरीज जो मैंने क्लास 12th के लिए स्टार्ट की थी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, वो कंप्लीट हो चुकी है। वो आप जाकर देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी उस सीरीज़ का। और साथ ही साथ मैंने एक एमसीक्यू सीरीज़ भी स्टार्ट की हुई है जिसमें चैप्टर वाइज मैं आपको एमसीक्यूज़ करा रही हूँ। हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ एग्जाम रीजंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एमसीक्यूज़ करते ही नहीं है कि उनको लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए हैं, चैप्टर प्रिपेयर हो गया तो एमसीक्यूज़ तो खुद हो जाएंगे, लेकिन वो बहुत ही मतलब आप इसको नेग्लेक्ट करके मत चलो, क्योंकि एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 मार्क्स आपके हाथों में रहेंगे अगर आपने वो अच्छे से कर लिए। तो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जाकर चेक कर सकते हैं यूट्यूब चैनल का, मीन्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो का लिंक मेंशन कर दूंगी। एंड वन थिंग मोर कि मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप वहाँ पर जाकर मेरे चैनल देख सकते हैं, जिस पर मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में मिलेंगी आपको, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास मतलब पर्टिकुलर रहती है। दूसरी चीज़, नोट्स आपको मैं वहाँ पर प्रोवाइड कराती हूँ। पीडीएफ में जितनी भी वीडियोस होती है सबकी पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ये चीज़ें थी, कुछ इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। चलिए अब टाइम ना वेस्ट करते हम ना सेशन स्टार्ट करते हैं। Yes, now come to the topic that how to write means how to write answer in board exam, कि कैसे आपको अपने बोर्ड एग्जाम में आंसर लिखना होगा। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपका सैम्पल पेपर, सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर रिलीज किया है उसमें से ही मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं। तो इस क्वेश्चन को मैंने पूरा प्रेजेंट करके दिखाया है कि आपको इस टाइप से अपना आंसर करना होगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। अब क्वेश्चन में होता क्या है, स्टूडेंट ने क्वेश्चन पढ़ा और स्टूडेंट ने सिर्फ मार्क्स नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ 1 2 4 5 लाइन लिख कर आ गए, हाँ जी ठीक है मेरे 4 मार्क्स मिल गए। ऐसा नहीं होता। और आप सोचोगे कि मुझे 4 मार्क्स मिलने चाहिए, टीचर मार्क्स नहीं देंगे जब तक आपने उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया है, 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपने उसको प्रेजेंट नहीं किया है। तो आज हम देखते हैं कैसे आपको प्रेजेंट करना होगा। ये मैंने पूरा हैंड रिटन किया हुआ है, सो दैट आप ऐसे का ऐसे ही एग्जाम्स में लिख करो, आप थोड़ा विजुअलाइज करो कि मुझे इस टाइप से ही एग्जाम में लिखना होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। जब तक ग्राफ्स बनाओगे तो टीचर को समझ आएगा कि अच्छा स्टूडेंट ने कुछ पढ़ा हुआ है ना। सो नाउ क्वेश्चन है हमारे पास, डज एन एक्सेस एडी ओवर एएस ऑलवेज इम्प्लाई सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, कि क्या एक्सेस डिमांड, जब एक्सेस डिमांड होती है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो हमेशा ये एक इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन क्रिएट करती है, येस और नो। तो हमें ये एक्सप्लेन करना है। अब एक्सप्लेनेशन में आपको पता है कि हाँ जी, जब एक्सेस डिमांड होती है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो ये इन्फ्लेशन डिमांड की सिचुएशन क्रिएट करती है। तो वो हमने पैराग्राफ में लिख दिया है कि इन्फ्लेशन डिमांड की सिचुएशन कब क्रिएट होती है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है। यस, इन्फ्लेशनरी गैप इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सेस डिमांड। हमें पता है कि इन्फ्लेशनरी गैप किसका कॉन्सिक्वेंस है, एक्सेस डिमांड की। जब एक्सेस डिमांड होगी तो इन्फ्लेशनरी गैप होगा। एक्सेस डिमांड क्या होती है, वो सिचुएशन होती है जब एक्चुअल एडी जो है, एग्रीगेट डिमांड जो है, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड वो ज़्यादा है रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड से, इक्विलिब्रियम लेवल के रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड से, तब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन और इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन क्रिएट होती है, जिसमें हमने बता दिया कि एडी मोर देन एएस से कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, राइट। तो एडी ज़्यादा है जब इस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से, तब क्या होगा, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट होगी। चलिए, हमने यहाँ पर तक ये चीज़ बता दी है, वो सब इजीली लिख देंगे आंसर अपना, इतना लिख कर ही आ जाओगे आप, आई नो। अब पॉइंट आता है आपको इसको और ज़्यादा अच्छे से कैसे प्रेजेंट करना होगा, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप ये सिर्फ 4 लाइन लिख कर आओगे तो इसमें तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको मुश्किल से इसमें 2 मार्क्स ही देंगी टीचर। तो आपको उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना। प्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, आपने यहाँ तक ये पूरा पैराग्राफ लिख दिया है, उसके बाद आप बताओ इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, एक्सेस डिमांड होती है, वो हमने पढ़ा हुआ है।
अब अपने क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इन्फ्लेशनरी गैप की डेफिनेशन लिख दो कि इन्फ्लेशनरी गैप एक्चुअल में है क्या। तो ये कैसे मेजर किया जाता है, एज अ डिफरेंस बिटवीन प्लान्ड एडी विच इज बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल और एडी एट टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल। जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल और कॉरस्पॉन्डिंग लेवल के बीच में जो गैप होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन भी बता दी, मतलब इन्फ्लेशनरी गैप एक्चुअली में होता क्या है। अब पॉइंट ये आता है कि अब आपने पैराग्राफ में तो बहुत सारा लिख दिया है, ये भी लिख दिया अच्छे से, ये भी आपने पढ़ा हुआ था तो लिख दिया। अब टीचर का पॉइंट क्या रहता है, जब तक आप कुछ ऐसी चीज़ें प्रेजेंट ना करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने एग्जाम्स में ग्राफ डायग्राम्स बनाओगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। टीचर जो है वो ये सब चीज़ें नहीं, क्योंकि टीचर के पास क्या है, वो सिर्फ आपकी कॉपी चेक नहीं कर रहे हैं, उनके पास बहुत सारी कॉपीज़ है। तो वो इतना चीज़ें तो नहीं देखेंगे कि वो सबका एक एक लाइन पढ़ रहे हैं कि किसने कैसे लिखा हुआ है। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए कि टीचर ने क्वेश्चन देखा और देखा कि अच्छा बहुत अच्छे से बच्चे ने प्रेजेंट किया हुआ, तो मतलब इसको अच्छे से आता है। तो इतना डीप नहीं पढ़ के वो आपको आंसर दे, मतलब मार्क्स दे देंगे, क्योंकि आपने ग्राफ बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, सब चीज़ें बहुत अच्छे से प्रेजेंट की हुई है, जो राइटिंग है वो बहुत ही वेल मेंटेन्ड आपने अच्छे से लिखा हुआ है। तो ये एक पॉइंट रहता है जिससे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट इन द सेंस, अगर टीचर को लग रहा है कि 3 मार्क्स देने चाहिए, वो नहीं, वो 4 मार्क्स देंगे, क्योंकि आपने ग्राफ भी साथ में बनाया हुआ है और बच्चे ने ग्राफ नहीं बनाया हुआ है, तो लेकिन आपको इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो ये बहुत एक अच्छा तरीका होता है प्रेजेंट करने का। अब आपको पता है कि इन्फ्लेशनरी गैप मैंने लिख दिया है, मुझे पता है कि जो क्वेश्चन आया है वो इन्फ्लेशनरी गैप से क्वेश्चन आया है, और इन्फ्लेशनरी गैप का मैंने डायग्राम भी पढ़ा हुआ है, क्योंकि हमने देखा था बुक में उसका डायग्राम होता है। तो वही डायग्राम आपको बनाना है एग्जाम्स में। सब डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लो, सब ग्राफ की जब भी क्वेश्चन करते हो तो उस ग्राफ की प्रैक्टिस कॉपी में कर लो साथ साथ, जिससे आप एग्जाम में भी उसको बना कर आओ, राइट। तो अब आपको क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ग्राफ नहीं बना कर आएंगे, लेकिन आपने बनाया है वो ग्राफ, है ना, तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 4 के 4 ही मार्क्स मिलेंगे, टीचर कट करेगा ही नहीं। तो आपको एक ग्राफ बनाना होगा। तो ग्राफ में कुछ भी नहीं है, हमें पता है, हमने बनाया हुआ है। तो एक्स एक्सिस पर हमने लिया इनकम और जीडीपी, वाई एक्सिस पर हमने लिया है एग्रीगेट डिमांड। हमें पता है वाई जो है एएस के इक्वल होता है, अपवर्ड स्लोपिंग। नेक्स्ट हमने एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ बनाया है। उसके बाद हमने उसका क्या एक्सटेंडेड, ये हमारा एडी जो फुल एम्प्लॉयमेंट पे लेवल पर था, जो कि हमारा इनकम हो गया। अब एडी प्लान हमने कितना किया है, वो ऊपर, क्योंकि एक्सेस डिमांड है। और जो इनके बीच में गैप आता है फुल एम्प्लॉयमेंट और एक्सेस डिमांड के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट और प्लान्ड डिमांड के बीच में जो गैप आता है दैट इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड। और इसी को क्या कहा जाता है, इन्फ्लेशनरी गैप कहा जाता है। तो हमने नीचे बता दिया कि इन्फ्लेशनरी गैप क्या है, एक्सेस डिमांड है, जो कि क्या है, ई एफ, दैट इज एक्सेस डिमांड। तो इस टाइप से आपको अपना आंसर राइटिंग करनी होगी एग्जाम के अंदर। बहुत ही अच्छा तरीका है। इकोनॉमिक्स में मेन होता है कि आपको ग्राफ जितने ज़्यादा बना सकते हो उतने ज़्यादा ग्राफ्स बनाओ, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि टीचर को समझ आ जाएगा कि अच्छा आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है अपनी। तो इस टाइप से आपको पूरा अपना आंसर राइटिंग करना होगा। अब ऐसा अपनी आंसर राइटिंग करना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, ग्राफ के साथ आप बनाओ, तो बहुत ही अच्छे आपको इसमें हेल्प मिलेगी, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन एन इकोनॉमी एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू डबलिंग द नेशनल इनकम। अब क्वेश्चन आया है हमारे पास, इकोनॉमी में जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो जिसकी वजह से नेशनल इनकम डबल रेट से बढ़ती है, तो कैलकुलेट एमपीसी फॉर द इकोनॉमी। अब क्वेश्चन पढ़ के समझ के आया है, क्वेश्चन भी आपका ये सीबीएसई का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं दिए हुए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके सारे बुक में से ही है। तो अब बहुत सारे बच्चों को तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा, और जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, हर चीज़ बहुत कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है जिसको, तो वो इस चीज़ को कर पाएंगे। अब क्या हुआ, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम जो है डबल रेट से बढ़ रही है, तो ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये हमें समझ आ रहा है, मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है। तो अच्छा हमें पता चल गया कि हाँ जी ये तो मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट है। तो मल्टीप्लायर से जितनी चीज़ें आपको आती हैं वो आपको लिखनी होगी। सीधा आपको डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर देना, एमपीसी निकालो इकोनॉमी का, तो आपने डायरेक्ट एमपीसी निकाल के दिखा दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, उसको प्रॉपर प्रेजेंट करना है आपको। तो अब आपको समझ आया मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है, तो छोटी सी आप मल्टीप्लायर की डेफिनेशन दे दो, मल्टीप्लायर एक्चुअल में है क्या, और जो क्वेश्चन से इंटरलिंक करा उसको लिख दो। तो हमने कैसे लिखा है इसको, इकोनॉमी में जब एडिशनल इन्वेस्टमेंट की बढ़ने की वजह से मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है किसके ऊपर, इनकम और जीडीपी के ऊपर। और इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट कहा जाता है, राइट। अब हमें पता चल के इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपको क्या करना है, या तो आप आगे इसमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की डेफिनेशन भी लिख सकते हो अगर टाइम आपके पास है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इतना लिख। उसके बाद मेन जो है
देखो पैराग्राफ आप कितने मर्जी भर लो, मार्क्स नहीं मिलने वाले। जब आप ग्राफ्स, डायग्राम और वी कैन से टैबुलर रिप्रेजेंटेशन करोगे तब ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो ज़्यादा फोकस आपका उस पर होना चाहिए। इंडियन इकोनॉमिक्स में क्या है, इंडियन इकोनॉमिक्स में तो ग्राफ्स तो ऐसे तो आपके ऐसे वाले ग्राफ्स तो होते नहीं हैं, डायग्राम्स बनाने होते हैं, उसका भी मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। मेनली मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या रहता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने आप ग्राफ बनाओगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। थ्योरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। थ्योरी किसका पार्ट है, हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स का पार्ट है, राइट। तो अब हमने इसमें देखा मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट, हमने इसमें बता दिया कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब हमें पता है हाँ जी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का तो मैंने डायग्राम भी देखा था बुक में। तो वो आपको ऐसे डायग्राम बनाना होगा, तो वो डायग्राम आपको बनाना आता है, वो आप ग्राफ बनाओ। इनकम जीडीपी हमने वाई एक्स एक्सिस पर लिया है और वाई एक्सिस पर हमने एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और वी कैन से इन्वेस्टमेंट हम बोल सकते हैं। सेम आपको ग्राफ बनाना है बाय ए डी सी प्लस आई। अब इन्वेस्टमेंट के थोड़े से बढ़ने की वजह से इनकम में क्या हो रहा है, ज़्यादा चेंज आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा चेंज आया, उसकी वजह से मीन्स इनकम में ज़्यादा चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है पूरा अच्छे से, राइट। तो इस तरीके से आपको मैं इसमें क्वेश्चन का आंसर समझा नहीं रही हूँ, क्योंकि आई होप और मैं समझती भी हूँ कि आप अब एक महीना ही रह गया, हार्डली एक महीना भी नहीं हम बोल सकते हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर ही होंगे। तो इसमें मेरा मेन पर्पस इसमें ये है कि आपको क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है, क्वेश्चन को समझाना मेरा मेन पर्पस इसमें नहीं है, राइट। और अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो अलग से बनाई भी हुई है, साथ ही साथ मैंने जो सीरीज अपनी बनाई हुई थी उसमें भी मैंने पूरा कवर किया हुआ है चैप्टर, तो आप उसमें जाकर देख सकते हो, राइट। अब इसमें पॉइंट क्या था, कैलकुलेट एमपीसी फॉर द इकोनॉमी। अब आप कैलकुलेट करो एमपीसी, डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करना था एमपीसी इसमें, तो तब आपको जाकर मिलेंगे 4 मार्क्स। अब डायरेक्टली ये कर देते अगर, तो आपको सोच रहे हो कि आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं, उसमें नहीं मिलेंगे, इसमें 4 मार्क्स टीचर इसमें 2 मार्क्स ही देगा, क्योंकि हमने 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग का ही काम किया। आपको 4 मार्क्स का मिलेंगे, पूरा प्रॉपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी, ग्राफ वगैरह आपने बहुत अच्छे बनाए होंगे, राइट। सो वेट फॉर अ मिनट। तो अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करनी है एमपीसी इकोनॉमी की। तो हम जानते हैं एमपीसी का, अगर हमें फॉर्मूला हम देखें एमपीसी, फिर हम बोले मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, के से। मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, राइट। अब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और हमें पता है एमपीसी और मल्टीप्लायर के बीच में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन होता है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे से पहले तो एक फॉर्मूला ये हमारे पास के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास मल्टीप्लाई क्या है, के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। अब हमें एज्यूम करके खुद ही एमपीसी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, कुछ भी आप मल्टीप्लायर की वैल्यू ले सकते हो, उससे आप एमपीसी कैलकुलेट करो। अब हमने के की वैल्यू सपोज यहाँ पर एज्यूम कर ली 2, राइट। अब उस 2 की वैल्यू को हम क्या रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे जो हमारे पास एमपीसी की इक्वेशन थी। तो के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, के की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। फिर हमने क्या किया, ये इधर चला गया मल्टीप्लाई में, तो 1 माइनस एमपीसी की मल्टीप्लीकेशन और यहाँ पर 1 बचा हमारे पास, तो 2 इंटू 1 2 एंड 2 इंटू एमपीसी दैट इज 2 एमपीसी, जो कि इक्वल है किसके, 1 के। अब हमने क्या किया, 2 में से 1 को इधर चला गया हमारे पास, 2 में से किया 1 को माइनस, और ये आ गया हमारे पास इधर 2 एमपीसी। तो जैसे ये हमारे पास इस टाइप से लिखा 2 माइनस 2 एमपीसी, ये हमारे पास आया था इक्वल टू 1, राइट। अब हमारे पास क्या है, यहाँ से 2, ये जो 1 है ये इधर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 1 आ चुके हैं, और जो 2 एमपीसी है हमारे पास राइट हैंड साइड चला जाएगा, राइट। अब 2 में से 1 गया, कितना बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 अपॉन, अब इधर मल्टीप्लाई में 2 तो इधर जाके हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो एमपीसी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर एमपीसी की वैल्यू आ जाएगी 0.5। तो इस टाइप से हमें एमपीसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, जो आपको खुद ही अज्यूम करना है, कुछ भी एक वैल्यू अज्यूम कर लो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो। 2 ज़्यादा ईजी है, क्योंकि 2 से आप इजीली डिवाइड कर लोगे, पॉइंट में आ जाएगा आपका आंसर। तो 0.5 आपके पास एमपीसी की वैल्यू निकल कर आ गई है। तो इस टाइप से आपको पूरा क्वेश्चन करना होगा, राइट। तो ये है पूरा प्रेजेंटेशन की कैसे आपको अपने एग्जाम में प्रेजेंट करना है क्वेश्चन को, आंसर कैसे प्रेजेंटेशन करनी है। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसाइज लिखना है, बहुत इधर उधर की चीज़ें नहीं लिखनी, जितना पूछा है वो लिखूँ, लेकिन हाँ उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि अब ये नहीं कि आपको एमपीसी कैलकुलेट करने के लिए दिया था तो आपने सीधा एमपीसी कैलकुलेट कर दिया, कुछ करेंगे नहीं।
तो थोड़ा उससे टॉपिक से इंटरलिंक करते हुए चीज़ें भी आपको लिखनी है। या डायरेक्टली लिंक कर रहा है तो नॉट इंटरलिंकिंग तो यहाँ पर है ही नहीं, तो वो तो आपको लिखना ही होगा। फिर ग्राफ बनाओ, उसके बाद कैलकुलेट करो जो भी आपको चीज़ें बोली हैं। ऐसे आपका पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी सेम ऐसे ही है। इन्फ्लेशन गैप आपने बताया, इन्फ्लेशन गैप क्या होता है, उससे डायग्राम्स बनाओ। तो मेन पॉइंट ये होता है कि आपको डायग्राम्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस टाइप से आपको पूरा प्रेजेंट करना है। तो आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कैसे आपको प्रेजेंटेशन करनी है अपने एग्जाम्स के अंदर। सो stay tuned, thank you, thanks for watching and don't forget to like and subscribe my channel and one thing more, अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, सो दैट मैं इंडियन इकोनॉमिक्स पर भी ऐसी वीडियो लेकर आऊँगी। सो थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।